आज देश में जो कुछ है उसमें कांग्रेस के योगदान को नकारा नहीं जा सकता, चाहे उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हों, श्रीमती इंदिरा गांधी जी हों या फिर राजीव गांधी जी। और आज कांग्रेस जहां है उसमें भी राहुल गांधी के योगदान को नहीं नकारा जा सकता। मैं जानबूझकर नरसिम्हा राव जी का नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि कांग्रेस भी उनका नाम नहीं लेती है और मनमोहन सिंह जी संचालित ही एक अदृश्य शक्ति से थे। बताया जाता है कि शक्ति ने प्रत्यक्ष रूप से प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया था, तो परोक्ष रूप से 10 साल तक यूपीए की सत्ता को चलाया। लेकिन आज बेंगलुरु में यूपीए का अंत हो गया और बन गया नया गठबंधन और नाम दिया गया INDIA। और क्या क्या हुआ आज और जो हुआ उसके मायने क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। INDIA यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। इस नाम को सुनकर क्या लग रहा है, किसके दिमाग की उपज होगी है? मुझे तो लग रहा है कि आपके दिमाग की उपज है। आप फिर गलत समझ गए, ये आम आदमी पार्टी वाला आप है। अब तो लोग आप बोलना भी अच्छा नहीं समझते और तुम सबको बोला नहीं जा सकता। उसी तरह से नाम INDIA यानी इंडिया रखा गया एक शातिर सोच के साथ। मैं इसे शातिर सोच क्यों कह रहा हूं, तो जरा सुन लीजिए ममता दीदी को। डिटेल्स खड़गे जी ने आपको फुल फ्लेजेड नाम बताया, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है इंडिया। लेट अस चैलेंज इंडिया। एनडीए, कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा, कैन यू चैलेंज इंडिया? The other people, can you challenge India? सुन लिया ना, NDA, कैन यू चैलेंज इंडिया? यही शातिर सोच है। अब एक ठग बंधन का नाम इंडिया रखने में उपयुक्त बंधन में तो बंध नहीं सकता। वही आज NDA ने इनके 24 या 26 जो भी कहें उसके बदले 38 दलों की बैठक बुलाकर दलों की गिनती के हिसाब से अपना बहुमत तो आज सिद्ध ही कर दिया। वैसे दोनों बैठकों में ऐसे भी दल आए हैं जिनके पास एक भी लोकसभा की सीट नहीं है और नई यूपीए, जी हाँ, नई बोतल में पुरानी शराब भरकर परोस दिया। आज मैं जानबूझकर शराब का प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि केजरीवाल जी को सबसे अधिक फायदा इसी के हेरफेर से होता है और वही हेरफेर आज किया है। ये सब डिनर पर मिले, लेकिन इनके दिल मिले क्या? बताया जा रहा है कि डिनर में ही कल सीताराम येचुरी ने कह दिया कि पश्चिम बंगाल में ममता का विरोध जारी रहेगा। अब थोड़ा इस बैठक के घटनाक्रम पर नजर डालते हैं। संयोजक के नाम की घोषणा नहीं हुई। 26 दल से 11 सदस्यीय कमेटी होगी और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के नाम की घोषणा अभी नहीं की जाएगी। अब मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री के नाम की घोषणा होती तो आज ही सब बिखर जाते, लेकिन इनके 2024 के चुनाव के बाद भी इनको प्रधानमंत्री के नाम की घोषणा का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। मेरा ऐसा कहने के पीछे कुछ तर्क है। अब इस टेबल को देखिए। इस टेबल में आप देख रहे हैं कि जिसमें मैंने 2014-2019 के लोकसभा चुनाव के परिणामों को संकलित किया है। इसमें आप देख रहे हैं कि इस गठबंधन के 24 दलों में से शिवसेना को छोड़ दे, क्योंकि उसमें 2 गुट हो चुके हैं, तो 2014 में केवल 2 दल ऐसे थे जो दहाई के आंकड़े तक पहुंचे थे, कांग्रेस और टीएमसी। और 14 दल ऐसे हैं जो 1 या इससे अधिक सीट यानी 14 दलों ने सीट जीती थी और इनकी कुल सीटों की संख्या शिवसेना को छोड़ करके 118 बनती है। अब आ जाते हैं 2019 में। तो 2019 में कुल 4 दल ऐसे थे जो दहाई के अंक तक पहुंचे थे और इस बार 15 दल लोकसभा तक पहुंच सके थे। कुल सीटों की संख्या इनकी बढ़ करके हो गई थी 139। अब इनके इकट्ठे होने से बीजेपी को कहां कहां नुकसान होगा, तो इसका उत्तर अभी नहीं मिल सकता, क्योंकि यह गठबंधन को एक रूप दिया गया है, अर्थात एक भ्रूण तैयार किया गया है। इसका डेवलपमेंट कैसे होता है उस पर नजर रखनी पड़ेगी। और इस गठबंधन के बाद ऐसी संभावना है कि टीएमसी देश की सबसे बड़ी पार्टी बन जाए। चौकी मत में सही कह रहा हूं। मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि कांग्रेस को कुल 243 सीट लड़ने के लिए मिल सकती है, लेकिन जीतने की संभावना 26 से 38 सीट ही है। और यदि ममता
बनर्जी अपने राजनीतिक गुंडा कार्यकर्ताओं के बल पर 38 से 40 सीट जीत जाती हैं तो वही सबसे बड़ा दल होगी। अब पूरे देश में केवल 4 राज्य ऐसे हैं जहां 40 या इससे अधिक सीट है। उत्तर प्रदेश में 80 सीट, महाराष्ट्र में 48, पश्चिम बंगाल में 42 और बिहार में 40 सीट। इसमें केवल पश्चिम बंगाल है जहां नए अलायंस की एक तरफा जीत हो सकती है। तो इस तरह से टीएमसी विपक्ष की अगले लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली है। ये दल तो मिल लिए, इनके दिल भी हो सकता है मिल जाए, लेकिन वोट तो जनता को देना है। तो क्या इनके कहने के मुताबिक जनता का वोट ट्रांसफर होगा? तो मेरा मानना है कि नहीं। जैसे यूपी में अखिलेश की हालत पतली है, बिहार में एकता का फायदा गठबंधन को मिल सकता है, लेकिन इस समय वहां की जनता नीतीश शासन से खफा है और इनकी बार बार नैया बदलने के तरीके से नाराज है और इस बार नीतीश पूरे वोट तो ट्रांसफर नहीं करा पाएंगे। और जैसे सम्राट चौधरी आए हैं बीजेपी की तरफ से, तो बीजेपी को एक प्लस पॉइंट है। महाराष्ट्र में अभी विधायक ही निश्चित नहीं है कि कितने किधर हैं, तो जनता के पत्ते तो बाद में ही खुलेंगे। इस अलायंस की अगली बैठक मुंबई में होगी, हाँ, भौकाल बनाने के लिए। अब ये भौकाल बनाएंगे या भूतकाल बन जाएंगे, यह कहना मुश्किल है। ईडी और सीबीआई के डर से इनके शरीर तो इकट्ठा हो गए, भाषा भी बोलने लगे हैं, लेकिन क्या दिल मिलेंगे? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब खुद करें और लोगों से भी करवाएं, क्योंकि चैनल को भी तो डेवलप करना है, ये जरूरी है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।